नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि सैटरडे है तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में इफेक्टिवली 4 ही आर्टिकल्स छपते हैं आज सैटरडे को। एक आर्टिकल कभी कभी एडिटोरियल में छप जाता है सेकंड पेज पे, जो ये वाला पेज है आपका एडिटोरियल का। इस पे आज की डेट में आर्टिकल छपाया द मेकिंग ऑफ अ टिंडर बॉक्स। ठीक है, ये जो आईफोन फैक्ट्री थी नरसुसपारा में, इसके ऊपर क्या था, तो एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट दे रखी है। तो देखूंगा इस आर्टिकल को, पढ़ूंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए 4 आर्टिकल्स देखते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशरी। आंध्र प्रदेश में जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगा कि आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड नहीं हुआ है, इसका सबूत दीजिए। 356 एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा संविधान बन रहा था, उसी समय इस बात पे बहस चल रही थी कि क्या आर्टिकल 356 को हमारे संविधान में डालना चाहिए। ठीक है, अभी यहां पे आर्टिकल 356 का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने तो गलत प्रयोग किया ही है। तो भाई सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर की रिपोर्ट पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। बाद में जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल देता है। अभी यहाँ पे जुडिशरी, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट बोल रही है कि भाई आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। तो 356 आर्टिकल के रिस्पेक्ट में यहां पे बात की गई, बहुत सी चीजें हैं। अच्छा आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द फॉल आउट ऑफ कीइंग इन रॉन्ग लेबर कोड्स। भाई यहां पे लेबर कोड की बात की गई है। विंस्टन फैक्ट्री में जो इंसिडेंट हुआ है उसकी बात की गई है। बहुत से पॉइंट रिपीटेड हैं, बहुत से पॉइंट नए हैं। तो एक बार इस आर्टिकल को भी देखेंगे, चूंकि 4 ही आर्टिकल्स हैं तो सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। अगला है रिचार्जिंग डीटीएच। तो ये जो डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर्स हैं, इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए यहाँ पे 2 अलग एंटिटीज को आपको समझना है। एक तो है डीटीएच ऑपरेटर्स, जैसे कि एयरटेल टीवी, आपका टाटा स्काई हो गया। तो ये सब लोग आपके घर तक डीटीएच सर्विसेज को, केबल टीवी को पहुंचाते हैं। एक होते होंगे ब्रॉडकास्टर्स आप समझ रहे हो ना, जो रियल में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कलर्स टीवी हो गया, सोनी टीवी हो गया। तो इनका डीटीएच ऑपरेटर्स के साथ एक टाई अप होता है। डीटीएच ऑपरेटर्स इन ब्रॉडकास्टर्स का कंटेंट लोगों के घर के अंदर तक पहुंचाते हैं। तो ये 2 अलग एंटिटीज हैं और इन 2 अलग एंटिटीज के अपने अपने व्यू पॉइंट हैं, जिनके बारे में इस आर्टिकल में थोड़ी बहुत बातें बताई गई हैं, आपको बताऊंगा। फिर बात करते हैं लिमिट्स ऑफ सोवरेनिटी। इस आर्टिकल में जो लिखा है वो बिल्कुल आपको पता चलता है इन 3 शब्दों से, लिमिट्स ऑफ सोवरेनिटी। आपको पता है कि रिसेंटली इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। अभी यहां पे 2 अलग एंटिटीज है, एक तरफ है यूरोपियन यूनियन, एक तरफ है ब्रिटेन। और ये आर्टिकल यही बोल रहा है कि ब्रिटेन की निगोशिएशन में अपनी कुछ हदें हैं, यूरोपियन यूनियन की भी निगोशिएशंस में अपनी कुछ हदें हैं। दोनों के बीच में भी मांडवली हुई है, बातचीत हुई है, निगोशिएशंस हुए हैं। और इन निगोशिएशंस में ब्रिटेन ने भी एडजस्ट किया है और यूरोपियन यूनियन ने भी एडजस्ट किया है। अभी कितना किसने एडजस्ट किया है यही इस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया। आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशरी। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे लाइक का बटन, ज्वाइन का बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। उससे मेरी हेल्प भी हो जाएगी, आपको कुछ और वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जूनियर नोट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर और बाकी जो भी लेक्चर्स मैं बनाता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, उनकी पीपीटीज मिल जाएंगी। तो क्या बोला गया, द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रिसेंट ऑर्डर इज वरीसम, इट ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी ऑफ जुडिशियल यूज और मिस यूज ऑफ द आर्टिकल। देखिए भाई, हमारी दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, अरे लोग ही लोग के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो हम लोग वोट डाल के अपनी सरकार चुनेंगे और सरकार में भी मैन ही बैठे। मैन मतलब दिस इज जेंडर न्यूट्रल बात कर रहा हूं, मैन या वुमेन, मतलब इंसान ही इंसान के ऊपर यहाँ पे गवर्नेंस कर रहा है, कहने का मतलब ये। ठीक है, ऐसा बोला जेम्स मेडिसन साहब ने। अभी यहां पे एक चीज होती है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब बात यह है कि जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैन ओवर मैन में अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर एक लिमिट से ज्यादा टोटलिटेरियन या डिक्टेटोरियल टेंडेंसी लेके आ रहे हैं अपने बिहेवियर में, तो ऐसे केसेस में जुडिशरी का चेक करना जरूरी है। जुडिशरी का एक इफेक्टिव पुश बैक की मैकेनिज्म की तरह होना जरूरी है। लेकिन जुडिशरी अगर खुद ही अपने पे उतर रहा है, जुडिशरी खुद ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का काम पकड़ ले, वो गड़बड़ है। और ऐसा रिसेंटली हो रहा है दोस्तों। सबसे पहली बात तो देश की जुडिशरी को इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे कोलेजियम सिस्टम से जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं, जबकि यूएस यूके में जाएंगे तो कोलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट नहीं होते, वहां की सरकारें करती हैं अपॉइंटमेंट जजेस का। बट इंडिया में जजेस अपनी अपॉइंटमेंट खुद ही करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, रिसेंटली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया कि आप हमको ये बताइए कि आपके स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्यों नहीं ब्रेक डाउन हुई है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज थी। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रोका। मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में कवर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पास कोई ताकत नहीं है आर्टिकल 356 के अंदर इवन ये प्रपोज करने की आंध्र प्रदेश के अंदर आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। और ऐसा करके आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, जो कि 1973 केशवानंद भारती जजमेंट के बाद आया था। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ही हाई कोर्ट को चिल्ला के बोल रहा है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 356 की। तो नो लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, भाई दुनिया का कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहां पे आर्टिकल 356 जैसा प्रोविजन हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह ताकत देता हो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को उड़ा दे। मैं बात करता हूं यूएसए की। यूएस में जो फेडरल वो है ना, आपके जो अलग अलग उनके स्टेट्स है, वो स्टेट्स अपने अपने गवर्नेंस फील्ड में इंडिपेंडेंट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ये दो ऐसी कंट्रीज है जहां पे ये प्रोविजन है कि केंद्र की सरकार कुछ सर्कमस्टांसेस में राज्य की सरकार को बर्खास्त कर गई है, बर्खास्त कर सकती है। और अब इंडिया और पाकिस्तान ने इस प्रोविजन को बोरो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये तो हम सबको ही पता है कि इंडिया पाकिस्तान पहले एक कंट्रीज थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आजादी से पहले पूरे देश पे लगता था। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह ताकत देते थे कि प्रोविंसेस को हटाया जा सकता है, प्रोविंसेस की सरकार को हटाया जा सकता है। और ये कहां लिखा है? सेक्शन 93 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब ब्रिटेन की सरकार लेके आई तो उसके 93 सेक्शन में लिखा था कि केंद्र की सरकार चाहे, अगर गवर्नर जनरल चाहे तो वो सस्पेंड कर सकता है राज्य की प्रोविंसेस की सरकारों को। जो इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट थे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उन सब लोगों ने इस बात को अपोज किया। सब लोगों ने बोला कि भैया हम फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं और ये कैसी फ्रीडम, ये कैसी डेमोक्रेसी की आप बात कर रहे हो? अगर केंद्र की सरकार के पास ताकत हो कि वो राज्य की सरकार को बर्खास्त कर ले। लेकिन आज की डेट में जब हमारा संविधान बन चुका है, पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन चुका है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों पे ऐसे प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं जहां पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। मतलब जिस चीज के बेसिस पे हम लोग लड़ के आजादी लेने की बात कर रहे थे, उसी चीज के बेसिस पे अब हम अपने यहां पे राज्य सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं। तो ये कैसी डेमोक्रेसी, ये कैसा फेडरलिज्म और ये कैसी स्टेबिलिटी। हालांकि इसको इतना क्रूड तरीके से नहीं देखना चाहिए दोस्तों। सीधी बात ये कि हमारे देश में बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजन के नाम पे दंगे, एक दूसरे को धर्म जात के नाम पे काटना पीटना। तो ऐसे में जो केंद्र की सरकार है उसके हाथ में ताकत देनी जरूरी थी, क्योंकि अगर उसके हाथ में ताकत नहीं देते तो सब एक दूसरे को मार ही रहे होते। ठीक है, रोकना जरूरी। कोई ना कोई स्टेट कल की डेट में खड़ा होकर बोल देता मैं इंडिया से अलग, मैं तो अलग कंट्री बनूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। कहीं ना कहीं हर स्टेट को हमारे संविधान के हिसाब से चलना है और इसलिए केंद्र सरकार को ताकत देनी पड़ेगी। इसलिए 356 के अंदर केंद्र सरकार को ताकत दी गई, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी, आप इस ताकत को रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे, जो कि नहीं किया गया है। क्योंकि जब एक आदमी ताकत में बैठा होता है ना, उसके ऊपर ताकत का नशा होता है और ताकत का नशा खतरनाक होता है, फिर उसको सही गलत समझ में नहीं आता है। अब आगे बात करते हैं। ऑन जून 11, 1947 it was agreed in the constituent assembly that the governor could use this emergency power. By this time the governor was supposed to be elected by the people of the state rather than nominated by the center. जब भाई ये बात बोला गया कि हाँ भाई ये इमरजेंसी पावर लेके आई जाएगी जिसमें कुछ सर्कमस्टांसेस में केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देगी, तो 11 जून 1947 तक बोला गया कि ठीक है भाई, अगर केंद्र की सरकार को राज्य की सरकार को बर्खास्त करना है तो केवल गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ऐसा किया जा सकता है। और उस समय पे गवर्नर का क्या रोल होगा, इसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी। तो उस समय तक ये बात थी कि भाई गवर्नर को इलेक्टेड बनवाइए, आप नॉमिनेटेड मत करिए। आज की डेट में गवर्नर नॉमिनेटेड, उस समय बात क्या चल रही थी कि गवर्नर इलेक्टेड होगा। अभी एक इलेक्टेड गवर्नर और एक नॉमिनेटेड गवर्नर की ताकत की बात ही अलग है। आप सोचिए, मान लीजिए कि मुझे सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया, एक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि मान लीजिए मुझे सिक्किम का गवर्नर बना दिया गया। अब मुझे बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो मैं यूपी में रहता हूं और मैं सिक्किम का गवर्नर बन के सिक्किम पहुंच गया। तो क्या सिक्किम के लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे? क्या मेरी कमांड होगी सिक्किम के लोगों की? नहीं, मैं सिर्फ एक अपॉइंटी हूं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आगे सिक्किम में बैठ गया हूं। मुझे ज्यादा कुछ सिक्किम के बारे में पता नहीं है, लोग मुझे ज्यादा जानते नहीं, हालांकि वो अलग बात है, बाद में मैं मेहनत करके लोगों के लिए काम करूं। गवर्नर हूं मैं। लेकिन मान लीजिए कि मैं सिक्किम में ही रहने वाला एक पर्सन हूं और मान लीजिए हमारे संविधान ने गवर्नर को एक इलेक्टेड पोस्ट बनाया होता, तो उस सर्कमस्टांस में सिक्किम के लोग वोट डाल के मुझे चुनते। तो अगर मैं इलेक्ट किया जाता सिक्किम के लोगों के द्वारा, तो मैं सिक्किम के लोगों की मेरी पकड़ होती।
अब यहाँ पे गवर्नर की औकात में फर्क आ जाएगा। जब गवर्नर इलेक्ट हो रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टेट की इलेक्टेड सरकार है उसको चैलेंज दे सकता है, क्योंकि स्टेट की इलेक्टेड सरकार बोलेगी कि हमें लोगों ने चुना है, हम भी ये बोलेंगे, गवर्नर भी ये बोलेगा कि मुझे भी लोगों ने चुना है, तो एक क्लैश ऑफ पावर होगा। इसलिए गवर्नर को लिए ये बोला गया कि ये इलेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन में पैसा भी खत्म हो सकता है और स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर है उसके साथ गवर्नर का क्लैश भी हो सकता है। इसलिए गवर्नर को बनाया गया एक नॉमिनेटेड पोस्ट। अब वापस आते हैं आर्टिकल 356 पे। गोविंद बल्लभ पंत साहब का क्या बोलना था गवर्नर के बारे में। गोविंद बल्लभ पंत साहब ने बोला कि भाई अगर आप गवर्नर को इलेक्शन के थ्रू भी चुन के लाते हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो गवर्नर बहुत एफिशिएंट होगा, वो गवर्नर बहुत वाइज होगा। एक गवर्नर कैसा है, ठीक है, अब माना कि अगर लोग चुन के किसी गवर्नर को गवर्नर बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉपुलर पर्सन होगा उस स्टेट में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाइज होगा। अब यहां पे जीबी पंत साहब और हृदयनाथ कुंजरू अपोज्ड इट। देखिए जीबी पंत, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चल रही थी ना, आर्टिकल 356 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, गवर्नर नॉमिनेटेड होना चाहिए इलेक्टेड होना चाहिए, इसके ऊपर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स उठ के आ रहे थे। कुछ लोग फेवर में बात कर रहे थे, कुछ लोग अपोज में बात कर रहे थे। जैसे कि 1935 एक्ट में यह बोला गया कि भाई केंद्र की सरकार अगर चाहे तो प्रोविंसेस की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। जब इस चीज को भारत के संविधान में लाने की बात की गई तो जीबी पंत साहब और हृदयनाथ कुंजरू साहब ने अपोज में बोला। उन्होंने बोला हम तो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने के बाद भी अगर आप आर्टिकल 356 जैसी चीजों को अगर भारतीय संविधान में लेके आ रहे हो तो काम गड़बड़ है। और एच एन कुंजरू साहब ने इसके अगेंस्ट वोट किया। फिर आगे बात करें, विप डिफाइड द विप। विप का मतलब क्या होता है? विप का मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको जो भी बोल रही है कि आप इस पर्टिकुलर इशू पे ये वोट करिए, तो आपको वो मानना पड़ेगा। तो अगर विप मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, तो बीजेपी राज्यसभा में, लोकसभा में अपना एक विप अपॉइंट करेगा। विप एक ऐसा पर्सन होगा जो कि उस पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर्स को रेगुलरली याद दिलाएगा कि आपकी पार्टी की लीडरशिप का ये स्टैंस है इस पर्टिकुलर बिल पे, और उस लीडरशिप के स्टैंस के हिसाब से ही आपको उस बिल पे वोट करना है। आप अपने हिसाब से वोट नहीं कर सकते, और अगर अपने हिसाब से वोट करोगे, अपनी पार्टी के साथ दगाबाजी करोगे, तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर लक्ष्मीकांत मैत्रा और तंगुत्री प्रकाशम जी का क्या बोलना है? इंडियन गवर्नर्स वुड नॉट बिहेव लाइक ब्रिटिश गवर्नर्स हु एक्टेड एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर। तो भाई यहां पे लक्ष्मीकांत मैत्रा बोल रहे हैं कि भाई कि अगर आप गवर्नर के रिकमेंडेशंस पे आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो, तो अब इंडिया के गवर्नर ब्रिटेन के गवर्नर की तरफ थोड़ी ना करेंगे। अरे ब्रिटिश के गवर्नर्स तो ब्रिटेन के टट्टू थे तो वो करते थे, इंडिया में जो गवर्नर वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होगा ना भाई, तो वो तो अपने हिसाब से काम करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि कल की डेट में प्रेसिडेंट उसको उठाकर कुछ भी बोल देगा तो वो कर देगा। तो इस तरीके पे बहुत सारी चीजों पे बात हो रही थी। फिर यहाँ पे अलादी कृष्ण स्वामी जी ने प्रेसिडेंट रूल के फेवर में बात की। तो बहुत सारे यहाँ पे पर्सपेक्टिव निकल के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये देखिए आर्टिकल 356 जो लेके आया गया ना हमारे संविधान में, कहीं ना कहीं उसका ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस आई है वो निगेटिव आई है। ज्यादातर केसेस में केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 356 का प्रयोग किया और गवर्नर्स का गलत प्रयोग किया। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं जहां पे गवर्नर ने प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव को मानने से मना कर दिया और अपने हिसाब से काम किया। अब यहां पे भाई एक शब्द है अदरवाइज। यहां पे अगर आप द पावर ऑफ द वर्ड नाम का जो पैराग्राफ है लक्ष्मीकांत के, सॉरी द हिंदू के इस आर्टिकल के अंदर, वहां पे जब नए नए प्रोविजंस आए थे ना, आर्टिकल 278 में आ रहा था प्रेसिडेंट रूल, ये जो अभी के लिए 356 है। एचवी कामत साहब थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एचवी कामत साहब ने बोला कि ये जो अदरवाइज नाम का वर्ड डाल रखा है आपने आर्टिकल 356 में, इसका क्या मतलब है। अब मैं आर्टिकल 356 का एक छोटी सी वर्डिंग आपके लिए लेके आया। वैसे तो आर्टिकल 356 बहुत बड़ा है। क्या टाइटल इसका? प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट from the governor of the state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, so thing can be do। यहां पे क्या है otherwise? समझिए, if the president on the receipt of the report from the governor of the state or otherwise, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर ऑफ द स्टेट से रिपोर्ट मिलती है कि इस राज्य की सरकार संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही, इसको बर्खास्त कर दो, और अगर नहीं मिलती है तो भी अदरवाइज। कहने का मतलब है कि इस अदरवाइज शब्द का क्या मतलब है? प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है 356 के अंदर जब गवर्नर रिपोर्ट दे रहा है। गवर्नर रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो अदरवाइज वाले केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ताकत ले ली। इस अदरवाइज का मतलब क्या है
इसके ऊपर भी बहुत बहस हुई। एचवी कामत साहब ने पूछा इस अदरवाइज का क्या मतलब है। अरे जब आपने गवर्नर को अपॉइंट किया है स्टेट में, तो गवर्नर को इसलिए अपॉइंट किया कि गवर्नर अपनी रिपोर्ट देगा, जैसा स्टेट चल रहा है उसके बारे में सेंटर को बताएगा। गवर्नर आपका एजेंट है, और अगर आपको गवर्नर पे ही भरोसा नहीं है और आप अदरवाइज डाल रहे हो संविधान के टेक्स्ट में, तो मतलब क्या है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का प्रोसेस? फिर हम लोग अपने अपने घर जाएं। तो इतने स्ट्रांग वर्ड्स में यहाँ पे एचवी कामत साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए यही बोला है एचवी कामत साहब, टर्म्ड इज अ सर्जिकल ऑपरेशन फॉर अ मेयर कोल्ड। ही क्रिटिसाइज्ड द वर्ड अदरवाइज एंड सेड ओनली गॉड नोज व्हाट अदरवाइज मींस। क्या मतलब है अदरवाइज का? भाई गवर्नर आपका नॉमिनी है, और अगर आपको अपने नॉमिनी पे भरोसा नहीं है, इफ यू कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन योर नॉमिनीज, लेट अस वाइंड अप दिस असेंबली एंड गो होम। क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है इस असेंबली के थ्रू हमारे संविधान को बनाने का। तो यहां पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, और बात यह है कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे व्यू पॉइंट्स सही भी हैं। आर्टिकल 356 का अब तक 125 बार गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे बाबा साहब ने क्या बोला था कि आर्टिकल 356 एक डेड लेटर बन के बनेगा, क्योंकि बाबा साहब को यह लगा था कि सरकारें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करेंगी, लेकिन जो ताकत में बैठता है उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद ना रखी जाए तो बेटर है। तो भाई अब तक 356 का, आर्टिकल 356 का 125 बार गलत तरीके से प्रयोग किया जा चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊं जहां पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि कहां कहां पे प्रेसिडेंट रूल का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। तो भाई अंबेडकर साहब भी यहां पे गलत प्रूव हो गए, और वो हर इंसान जो आर्टिकल 356 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफेंड कर रहा था, वो भी यहां पे गलत प्रूव हो गया है। जेन्युइन ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को टैकल करने के लिए आर्टिकल 356 का प्रयोग नहीं किया गया है, अपने पर्सनल पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए प्रयोग किया गया है। और हमारे देश में ऐसे गवर्नर भी नहीं आए हैं जो कि सेंटर के, आप कह सकते हो, डायरेक्शन को मना कर दें। जैसे कि फॉर एग्जांपल के.आर. नारायण साहब। के.आर. नारायण साहब जब गवर्नर थे, देखिए ऑल प्रेसिडेंट साइंड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशंस विदाउट डेमर एक्सेप्ट के.आर. नारायण। के.आर. नारायण साहब जब प्रेसिडेंट थे हमारे, ये बोला गया कि 22 अक्टूबर 1997 में बोला गया कि जो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट है ना उत्तर प्रदेश, इसके खिलाफ आप प्रेसिडेंट रूल लगा दो। के.आर. नारायण साहब ने प्रेसिडेंट रूल लगाने से मना कर दिया। अब देखिए यहाँ पे गवर्नर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रेसिडेंट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। गवर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो उसे माने, प्रेसिडेंट से भी एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट ने एक ओथ ली है कि आई विल डू एवरीथिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ आता तो मैं नहीं करूंगा। के.आर. नारायण साहब ने नहीं किया। जब के.आर. नारायण साहब से ये बोला कि भाई 22 अक्टूबर 1997 को क्या आप कल्याण सिंह की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाने से मना कर दिया। समझ गए? तो बहुत ही कम ऐसे आगे आज के समय में प्रेसिडेंट आए, और ऐसा नहीं कि दोस्तों गवर्नर्स नहीं आए, ऐसी बहुत सी गवर्नर भी आए हैं, ठीक है, जिन्होंने ओवरऑल सेंटर के डायरेक्टिव को मानने से मना कर दिया, रिपोर्ट ही नहीं दी। नॉर्मल क्या होता है कि सेंटर एक रिपोर्ट मांगता है गवर्नर से कि आप रिपोर्ट दो कि स्टेट की जो फंक्शनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही। गवर्नर रिपोर्ट दे देगा, सेंटर प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। अभी सेंटर प्रेसिडेंट रूल गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी लगा सकता है, लेकिन उस पे गवर्नर को क्रिटिसाइज, उस पे सेंटर को क्रिटिसाइज किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे गवर्नर आज तक रहे हैं जिन्होंने सेंटर के रिकमेंडेशन को मानने से मना कर दिया। अब बात की जाए, मैं कुछ इंस्टेंसेस यहां पे आपको बताता हूं कि कहां कहां पे आर्टिकल 356 का गलत तरीके से प्रयोग हुआ है। तो 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पंजाब में गोपी चंद भार्गव की मिनिस्ट्री को हटा दिया था। 1959 में केरला में ईएमएस नंबूद्रीपाद की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। तो ऐसे बहुत सी ऐसी बार, इनफैक्ट इंदिरा गांधी जी के दौरान तो 27 बार 27 टाइम्स आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया। ओके, और जब इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो 30 अप्रैल 1977 को जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने गांधी जी, मतलब इंदिरा गांधी जी द्वारा अपॉइंट किए गए 9 गवर्नर्स को हटा दिया। तो जब इंदिरा गांधी अपनी ताकत में थी तो उन्होंने 27 गवर्नर्स को हटाया टोटल टेन्योर में। बाद में जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी ने एक झटके में 9 के 9 को हटा दिया। बाद में फिर कांग्रेस आएगी, सरकार आएगी इंदिरा गांधी जी की, वो फिर हटा देंगी। तो ये सब चीजें चल रही थी। मतलब एक समय के बाद तो ये आर्टिकल 356 का जो एप्लीकेशन था ना, ये एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि कंपल्सन सा बन गया कि हाँ भाई एक नई सरकार आएगी तो पुरानी सरकारों ने जो भी गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे उनको हटा दिया जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ रॉन्ग ट्रेंड, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट को तो आपने मजाक बना रखा है, और इस गवर्नर की पोस्ट के रिकमेंडेशन के दम पे आर्टिकल 356 लगाते हो। तो कुछ संविधान ऐसे हैं हमारे, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे संविधान के जो बेस से हिले हुए हैं, जिनको सही करने की जरूरत है। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। अगला आर्टिकल है
द फॉल आउट ऑफ कीइंग इन द रॉन्ग लेबर कोड्स एज द विंस्टन केस शोज hoodwinking इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज इकोनॉमिकली सुसाइडल एंड डैमेजिंग टू इंडिया। 12 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने विंस्टन की आईफोन असेंबली फैक्ट्री में बवाल मचा दिया। कर्नाटका में ये फैक्ट्री है, ठीक है, नरसोपारा नाम की जगह पे, बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर है। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। कितने लोग यहाँ पे काम करते थे? 2000 परमानेंट वर्कर्स काम करते थे यहाँ पे, 7000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे। किसी भी प्रकार का लेबर यूनियन नहीं था इस फैक्ट्री में। जब भी किसी फैक्ट्री में लेबर यूनियन होता है तो उस लेबर यूनियन के कुछ लीडर्स होते हैं, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पहले लीडर से बात की जाएगी। किसी भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लो, चाहे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर लो, हर जगह पे एक यूनियन होता है, और उस यूनियन में लोगों को अपॉइंट किया जाता है एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम को सुनने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कहां जाएगा? यूनियन की लीडरशिप के पास जाएगा, और यूनियन की लीडरशिप से बोलेगा कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए। विंस्टन वाली फैसिलिटी में कोई यूनियन था ही नहीं। अब यहां पे ये विंस्टन में जो वायलेंस हुआ, ये हुआ क्यों? तो भाई बहुत सी वजह बताई जा रही थी कि भाई ड्यूज नॉन पेमेंट, मतलब लोगों को सैलरी नहीं मिली थी बहुत समय पे, ठीक है। लेबर लॉस को फ्लाउट किया जा रहा था, वेज कॉन्ट्रैक्ट को वोलेट किया जा रहा था, वुमेन से बोला जा रहा था कि आप नाइट शिफ्ट में काम करिए, उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। तो ऐसे बहुत से यहाँ पे रीजंस बताए गए थे। सरकार को जब ये मालूम पड़ा कि विंस्टन फैसिलिटी में बवाल हो गया है, सरकार हक्के बक्के में आ गई। सरकार ने बोला कि हम तो बड़ी मुश्किल से बाहर यहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो, और यहां तो लड़ लड़ के आप पूरा का पूरा देश का इन्वेस्टमेंट माहौल खराब कर दोगे। तो पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और केंद्र सरकार दोनों ने बोला कि जो वायलेंस हुआ है वो गलत हुआ है। केंद्र की सरकार आपको पता है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू देश के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मंगाने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट इंडिया को एक मॉडल कंट्री की तरह प्रोटे कर रही है, जहां पे बाहर के इन्वेस्टर्स को बोला जा रहा है आइए पधारिए हमारे देश और यहां पे आके इन्वेस्ट करिए। अभी जो देश में पधारेंगे वो तो ये देखेंगे कि विंस्टन में बवाल चल रहा है, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं लेबर मैनेजमेंट को, प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, तो क्या कोई आएगा? तो अब यहां पे बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि विंस्टन के स्टाफ की ही गलती थी। जो ताइवानीज असेंबलर है विंस्टन, उस समय पे लोगों को तनख्वाह नहीं दे रहा था, बहुत सारे लेबर लॉस को वायलेट किया जा रहा था, बहुत सारी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की जा रही थी। मतलब ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे वो किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से उठाए जा रहे थे। सब कॉन्ट्रैक्टर वाला लेबर से बोलता था कि विंस्टन हमको पैसे नहीं दे रहे। विंस्टन के पास जाओ तो विंस्टन वाला बोलता था कि हमने तो सब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए, अपने पैसे वहां से लो जाके। तो कुल मिला के लेबर काफी परेशान थे, और एंड में जब आपके पास कोई लेबर यूनियन नहीं, जब आपके पास कोई तरीका नहीं कि आप अपनी मेहनत का पैसा कैसे मांगो, तो एक ही तरीका मिलता है बवाल, एक ही तरीका बचता है प्रॉब्लम क्रिएट करना, तोड़ना फाड़ना, और यही उन्होंने करना शुरू कर दिया और सारे औकात में आ गए। अब यहाँ पे तोड़ने फोड़ने वाली हरकतें होती बहुत जगह पे हैं, लेकिन हर जगह पे इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाता है। यहाँ पे फॉर्चुनेटली इशू रिजॉल्व हो गया है, क्योंकि एप्पल ने एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्ले में लाते हुए ताइवान से बोला कि अपना रायता निपटाओ, सब कुछ सही करो, तभी तुम्हें नए ऑर्डर्स दूंगा। मतलब एप्पल ने ही ताइवान को झाड़ दिया, ठीक है। एप्पल नहीं, ताइवान की जो कंपनी है विंस्टन, इसको झाड़ दिया। विंस्टन की कंपनी ने बोला कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और ताइवान ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को नौकरी से निकाल दिया। तो अब बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट को तो तुमने नौकरी से निकाल दिया, बट वाइस प्रेसिडेंट तो तुम्हारे ऊपर जो सरगना बैठे थे उन्हीं की बात मान रहा था ना, ठीक है ना। तुम गलत हो, एप्पल भी जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पे गलत हो रहा है, विंस्टन भी जानता है ग्राउंड लेवल पे गलत हो रहा है, हमारी सरकारें भी जानती है ग्राउंड लेवल पे गलत हो रहा है, लेकिन उस गलत को सही करने के लिए इतना वायलेंस करना पड़ा, इतना मीडिया कवरेज हुआ, तब वो गलत सही हुआ। प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारी देश की जो सरकारें हैं ना, वो इस तरीके के इंसिडेंट्स को दबाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स एक लिमिट से ज्यादा अगर हवा में आ जाते हैं, न्यूज में आ जा सकते हैं, तो वो सरकार की और देश का जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है ना, उसके अगेंस्ट बात चली जाती है। ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं, ठीक है भाई। अब ये हुआ कहां? ये हुआ कर्नाटका में। अब कर्नाटका के बारे में ये बात की जा रही है कि सेंटर तो लेबर लॉज लेके आई है, कर्नाटका भी रिसेंटली बहुत सारे लेबर लॉज लेके आ रही। कर्नाटका वन ऑफ दोज स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी जहां पे मेजर लेबर लॉज को थोड़ा बहुत बदला गया था। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के प्रोविजंस को स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के थ्रू बदला गया। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें ये बोला गया कि जो ऑर्डिनरी वर्कर्स का वर्किंग लेंथ है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम वेजेस के ऊपर थोड़े से चेक लेके आए गए, कितना घंटा एक वर्कर काम करेगा उसके ऊपर चेक लेके आएंगे, शिफ्ट की टाइमिंग क्या होगी, सेफ्टी और हेल्थ इश्यूज। अब ऑब्वियसली बात है कि
ये है एक ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस को कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनेंस कर रहा है ना वो तो इमीडिएटली अप्लाई है। तो पहले एक दिन में 8 घंटे का काम करना होता था लेबर को, अब बोला जा रहा 12 घंटे का काम करना पड़ेगा लेबर को। किस ऑर्डिनेंस के हिसाब से? जो कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होना है, कर्नाटका की सरकार लेके आई है। फिर भाई 75 से 125 घंटे का अगर आपने काम किया हो ओवर टाइम, ठीक है, तो ही भाई आपको ओवर टाइम के वेजेस मिलेंगे। बात यह है कि वर्कर्स के लिए ऑलरेडी जो लॉज एग्जिस्टेंट हैं वो उतने इफेक्टिव है नहीं, और जब आप लॉज को एक लिमिट से ज्यादा डायलूट करने लगते हो तो वर्कर्स को ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम हो ही जाएगी। एक तो पेंडेमिक फैला हुआ है, ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ है, और राज्य की सरकारें कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं ऐसा नियम कानून लाने का जहां पे वो कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर सकें जो कि लेबर के हित के अगेंस्ट जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं कर्नाटका की सरकार इसमें आगे, यूपी की सरकार इसमें आगे, तमिलनाडु सरकार इसमें आगे, इसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आगे। सारी सरकारें ऐसे लेबर लॉज लेके आना चाहती हैं जिससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए, इंडिया की इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो। कहीं ना कहीं हम चाइना के पीछे भाग रहे हैं, चाइना से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कर्नाटका में बहुत से सर्वेस करवाए गए जिसमें यह बोला गया कि जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं लेबर लॉज में कर्नाटका में, उसके चलते जो लेबर है कर्नाटका में भी और ओवरऑल इंडिया में भी, वो सब लोग बहुत डिस्टर्ब है कि भाई ये क्या चल रहा है। इंडिया के लेबर लॉज की अगर आप बात करो तो इंडिया में जो लेबर लॉज हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। 47 सेंट्रल लॉज हैं और 200 स्टेट लॉज हैं। हम चाइना से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना से सारी बुरी चीजें हम सीख रहे हैं, अच्छी चीजें नहीं सीख रहे हैं। जैसे कहीं ना कहीं चाइना में भी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हम लेबर का एक्सप्लॉयटेशन सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना में बहुत सारी चीजें लेबर के लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना में जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बाहर पास डॉर्मेट्री अवेलेबल करवाती हैं, और उन डॉर्मेट्रीज में चाइनीज लेबर रहते हैं। इस तरीके की चीजें इंडिया में उस लेवल पे अब तक इंप्लीमेंट नहीं की गई हैं। हमारे यहाँ पे 47 सेंट्रल लॉज हैं, 200 स्टेट लॉज हैं। अलग अलग रीजन में कौन सा लॉ किस जगह पे कितना एप्लीकेबल है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो एक रैशनलाइजेशन की जरूरत है। रैशनलाइजेशन करने के लिए 2019 में हमारी केंद्र सरकार ने कोशिश की कि 29 सेंट्रल लॉज को 4 लेबर कोड में बदला जाएगा, और उसके बाद बिल भी इंट्रोड्यूस किए गए पार्लियामेंट में। ये कोड कौन कौन से थे? इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, एक था सोशल सिक्योरिटी और एक था वेजेस। कोड ऑन वेजेस बिल 2019 में ही पास हो गया। बाकी 3 चीजों पे जो बिल्स थे उनको कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी को रेफर किया गया। स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी राय दी। स्टैंडिंग कमिटी ने राय वाले बिलों को सरकार ने ड्रॉप कर दिया, और इस बार सरकार एक नए बिल लेके आई, और नए बिल को बिना किसी डिस्कशन के पार्लियामेंट से पास करा लिया गया। कोई लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी उसमें नहीं हुई, कोई एडिक्वेट कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर नहीं हुआ। दुख की बात यहां पे यह है कि हमारी जो सरकार है वो लोगों के साथ इन्फॉर्म्ड कंसेंसस लेने की बजाय पैंडेमिक का गलत तरीके से इस्तेमाल करके लेजिस्लेटिव एजेंडा को पास करा रही हो। ऐसा लेजिस्लेटिव एजेंडा जो कहीं ना कहीं ओवरऑल नेशनल हित और लेबर के हित में नहीं बोला जा रहा। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत से लेबर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इवन रूलिंग कोalition के साथ में है, जैसे कि राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के थ्रू एफिलिएटेड एक भारतीय मजदूर संघ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोला कि भाई ये जो भी चेंजेस आप लेके आए हैं लेबर बिल्स में ये गलत है। उसके बाद जो भी रिफॉर्म्स लेके आए गए हैं अभी इन 4 लेबर कोड्स के थ्रू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करवाए हैं, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना चुका हूं। लेबर लॉस मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं वो रिफॉर्म्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के उन कन्वेंशंस के अगेंस्ट है जिसका एक इंडिया एक फाउंडिंग सिग्नेटरी है। मतलब ILO द्वारा बनाए गए कन्वेंशंस के अगेंस्ट हैं वो नॉर्म्स जो कि रिसेंटली सरकार लेके आई है, बट फिर भी ठीक है सरकार लेके आ रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे नॉर्म्स लेके आई है जो कि ILO के कन्वेंशंस के अगेंस्ट, और ILO ने एक वार्निंग भी इशू की थी उत्तर प्रदेश को। तो हम लोग चाइना के इंडस्ट्रियल सक्सेस को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना में भी शोषण होता है, नो डाउट बहुत शोषण होता है वहां के लेबर्स का। चाइना में सुसाइड्स कॉमन है। जैसे कि एक जो चाइना की बहुत तगड़ी चीज है जो कि वहां पे फॉलो की जाती है वो है लोकल गवर्नमेंट। चाइना की जो अलग अलग इलाके की लोकल गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं कि वो बिजनेसेस को अपने यहाँ पे बुलाएं। तो जो चाइना की लोकल गवर्नमेंट है वो अपने अपने इलाके में एक्सीलेंट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाएंगी, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को लोन अवेल करवाएंगे नेशनल डेवलपमेंट बैंक के थ्रू। कुल मिला के ये जो चाइना की लोकल गवर्नमेंट से आपस में कंपटीशन कर रही हैं, क्यों? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने यहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ा सके। क्यों?
क्योंकि जब उनके यहाँ की लोकल इकोनॉमी होगी उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही होगा, इंडस्ट्रियल प्रमोशन तो होगा ही होगा, साथ साथ इन लोकल गवर्नमेंट्स को इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? जो चाइनीज ब्यूरोक्रेसी है ना, इसमें ये ऊपर उठेंगी। आपको पता है कि चाइना में एक ही पार्टी है जो डोमिनेंट है, वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में अगर आपको, जैसे कि इंडिया में भी लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं कि मैं ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं कार्यकर्ता बनूंगा, कार्यकर्ता के बाद मैं एमएलए बनूंगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें लोगों के सपने होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। चाइना में अगर आपको पॉलिटिकली ऊपर उठना है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र सहारा है। तो लोकल गवर्नमेंट में पहले आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, पार्टी वर्कर बनिए, धीरे धीरे आप लोकल गवर्नमेंट में पहुंचिए, लोकल गवर्नमेंट में ग्राउंड लेवल पे काम करिए, और अगर आपने सच में इकोनॉमिक टारगेट्स को पूरा किया है तो कम्युनिस्ट पार्टी आपको खुश करके प्रमोशन देगी। तो वहां पे पार्टी के अंदर आदमी ऊपर उठता है। तो वहां पे जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स हैं वो केंद्र की लेवल की गवर्नमेंट को खुश करने के लिए प्रोएक्टिवली पुश मारती हैं ग्राउंड लेवल पर, और इसीलिए आप देखो तो चाइना इकोनॉमिकली इतना तेजी आगे बढ़ रहा है। एक और रीजन है, वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो अगर चाइनीज लोकल गवर्नमेंट ने किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इंडिया में तो क्या है, तो भैया हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दी, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल दी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सुमोटो स्टॉपेज बोल दिया कि नहीं भाई ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके की परेशानियां इंडिया में है, चाइना में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरीके से चाइना के मॉडल को फॉलो नहीं कर सकते, हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। ये सब बातें यहां पे बताई गई हैं, ठीक है भाई। तो विंस्टन वाला जो एपिसोड है इसको कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम चाइना के मॉडल को ब्लाइंडली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत लेबर लॉस को लेके आना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट्स आके हमारे यहाँ फैक्ट्री खोल रहे हैं उनको ये एश्योरेंस होना चाहिए कि उनको परेशान नहीं किया जाएगा, सही तरीके से उनको एक बिजनेस करने का एनवायरनमेंट मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेबर को बिल्कुल ही पागल बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है रिचार्जिंग डीटीएच, स्केल डाउन लाइसेंस फी विल हेल्प बट देयर इज नो एस्केपिंग कंपटीशन। क्या बताया जा रहा है यहां पे? डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। देखिए रिसेंटली 100% एफडीआई लाने की बात की गई कि जो आपका डीटीएच टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, यूनियन कैबिनेट ने बोल दिया कि इसमें 100% एफडीआई आ सकती है। जो लाइसेंस दिए जाएंगे वो 20 साल के लिए जाएंगे, पहले 10 साल के दिए जाते थे। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आ गया है 8% पे। पहले क्या होता था कि जो टोटल ग्रॉस रेवेन्यूज आता थे इन डीटीएच ऑपरेटर्स के पास, उसका 10% सरकार को देना पड़ता था, अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देना है, यानी कि जीएसटी काटने के बाद जो बचा हुआ रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से 8% देना है सरकार को, ना कि 10%। और पहले ग्रॉस रेवेन्यू का 10% देना था। ये सारे जो आपके प्रोविजन है ये तो मैं पहले करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप बात करो डीटीएच सेक्टर की, डीटीएच सेक्टर में बहुत लंबे समय से लाइसेंस फी को कम करने की बात की जा रही थी। डीटीएच सेक्टर बहुत लंबे समय से सरकार से मांग कर रहा था कि हमारे ऊपर जो आप लोगों ने लाइसेंस फीस इंपोज की है, ये लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा है, हम इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हमें हेल्प दीजिए, क्योंकि हमको बाकी चैनल से भी प्रेशर आ रहा है। ये डीटीएच ऑपरेटर्स बोलते हैं कि भाई आज की डेट में ज्यादा डीटीएच कनेक्शन जाता नहीं है, सब लोग ओवर द टॉप चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी अगर बात करूं दोस्तों तो मुझे केबल टीवी की जरूरत ही नहीं है। न्यूज के लिए मैं द हिंदू पढ़ता हूं, अगर मुझे एंटरटेनमेंट करता है तो मैं नेटफ्लिक्स खोल के मनी हाइस्ट या डार्क जैसा कोई टेलीविजन एपिसोड देख लूंगा, मूवीज मिली जाती हैं, तो केबल टीवी की कभी जरूरत लगती ही नहीं है। तो मैंने जब घर में अपने टीवी लगवाया तो केबल टीवी मैंने उसके 5 महीने बाद लगवाया, जरूरत ही नहीं थी, क्या करेंगे, और वो भी बंद रहता है। न्यूज चैनल तो हमारे माशाअल्लाह आपको पता ही है कैसे देखने का मन ही नहीं करता। तो कुल मिला के डीटीएच चैनल्स का ये बोलना बिल्कुल सही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका अमेजॉन हो, ये अमेजन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनके चलते डीटीएच चैनल्स की डिमांड यानी कि कलर्स और जी टीवी जैसे चैनल्स की डिमांड बहुत घट गई है। इसलिए डीटीएच ऑपरेटर्स के जो यूजेज बेस है ना, जो लोग डीटीएच सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं वो लोग बहुत कम हो गए। तो ऐसे केसेस में डीटीएच प्लेयर्स का ये बोलना है कि भैया हमें सरकार की तरफ से रिलीफ मिलना चाहिए, ये जो सरकार हमसे भर भर के पैसे मांग रही, लाइसेंस फीस मांग रही है, इसको थोड़ा कम करें। तो इस तरीके की डिमांड बहुत लंबे समय से डीटीएच ऑपरेटर्स की तरफ से आ रही थी। इनको रिप्रेजेंट करता है एक फाउंडेशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। अच्छा हाँ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ब्रॉडकास्टर्स, यहां पे दो आपको ग्रुप समझने पड़ेंगे। एक ग्रुप है ब्रॉडकास्टर्स का, एक ग्रुप है डीटीएच ऑपरेटर्स का। ब्रॉडकास्टर्स में आते हैं वो चैनल जो कि अपने कंटेंट को लॉन्च करते हैं, सोनी टीवी, कलर्स टीवी, और डीटीएच ऑपरेटर्स में आते हैं आपके एयरटेल टीवी, टाटा स्काई जैसे लोग। तो डीटीएच ऑपरेटर्स ब्रॉडकास्टर्स के कंटेंट को लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है जहां पे फरवरी 2021 में अगली हियरिंग है कि भाई ये जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस फी मांगी जाती है डीटीएच ऑपरेटर से कितनी सही है, कितनी गलत है। अब डीटीएच ऑपरेटर्स बहुत लंबे समय से आर्ग्यू कर रहे हैं कि लास्ट ईयर 2019 में ये जो न्यू टैरिफ ऑर्डर इशू किया गया था ये सही नहीं है,
कहीं ना कहीं इस न्यू टैरिफ ऑर्डर के थ्रू डीटीएच ऑपरेटर्स की ताकत कम की गई थी। ठीक है, डीटीएच ऑपरेटर्स को प्राइसिंग पावर नहीं दी गई। ऐसा बोला जा रहा है कि प्राइसिंग पावर ज्यादा दे दी गई किसको? ब्रॉडकास्टर्स को। ब्रॉडकास्टर्स अपना ही राग अलाप रहे हैं। नया टैरिफ ऑर्डर सरकार ने जो 2019 में इशू किया, उस नए टैरिफ ऑर्डर के चलते डीटीएच ऑपरेटर्स को भी प्रॉब्लम है। इनका यह बोलना है कि हमको ज्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पाते, हम सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते अपने कस्टमर्स से। और ब्रॉडकास्टर्स का भी यह बोलना है कि भाई हमको एक ही नेटवर्क कैपेसिटी में कम फीस पे ज्यादा चैनल प्रोवाइड करने पड़ते हैं डीटीएच प्लेटफॉर्म को। हम डीटीएच प्लेटफॉर्म वालों से ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि ब्रॉडकास्टर अपना कंटेंट डीटीएच को बेचेगा, डीटीएच अपना कंटेंट कंज्यूमर को बेचेगा। तो ये दो लेयर्स नजर आ रही हैं। अभी ब्रॉडकास्टर्स अपना कंटेंट डीटीएच को कैसे बेच सकता है, कितनी फी में कितने चैनल बेचना, और डीटीएच वाले कंज्यूमर्स को कितना बेच सकते हैं, इसके ऊपर सरकार का तगड़ा रेगुलेशन है। तो ब्रॉडकास्टर्स और डीटीएच दोनों सरकार से बोल रहे हैं कि इस रेगुलेशन को हटाइए, हमें ज्यादा पैसा चार्ज करने की आजादी दीजिए। सरकारें बोल रही कंज्यूमर से एक लिमिट से ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ब्रॉडकास्टर्स भी यहां पे परेशान है, डीटीएच भी यहां पे परेशान है। इसलिए आप देखोगे कि यहां पे बहुत सारे ऐसे डीटीएच ऑपरेटर्स निकल के आ रहे हैं जो सब कुछ साथ में दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस जियोफाई का नाम सुना हो, तो जियोफाई में क्या होता है कि डीटीएच सर्विस भी हम देंगे। डीटीएच सर्विस मतलब कि डायरेक्ट टू होम, तो केबल टीवी के चैनल भी हम आपको दिखाएंगे, हम ओटीटी सर्विस भी आपको देंगे, तो नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम भी हम आपको देंगे, और हम इंटरनेट सर्विसेज भी आपको देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास पैसा है, जिनके पास कैपेबिलिटी है, चीजों को क्लब कर दिया है, हर चीज क्लब कर दी है, सारी चीजें एक जियोफाई बॉक्स के थ्रू आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके के इनोवेशंस आ रहे हैं मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स के द्वारा। तो बेसिकली यहां पे सरकार ने इस लाइसेंस के टाइम को बढ़ा के और लाइसेंस फी को कम करके ओवरऑल इस सेक्टर को एक सपोर्ट सी देने की कोशिश की है। ठीक है, ये सब बातें यहां पे आर्टिकल में बात की जा रही है। फाइनली बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की, लिमिट्स ऑफ सोवरेनिटी। ब्रिटेन अवर्टेड अ नो डील ब्रेक्जिट व्हिच कुड हैव बीन अ कैटास्ट्रोफिक फॉर ऑल। देखिए भाई, यूके और ईयू बहुत लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं। 2016 में ये बात हो गई थी कि यूके ईयू को छोड़ देगा, 2019 में छोड़ दिया, और 2020 31 दिसंबर तक इस बात को सेट करना था कि कैसे छोड़ा जाए। अभी छोड़ा जा चुका है। इससे क्या नुकसान, क्या फायदा? तो समझ में ये आ रहा है कि अगर ब्रिटेन करंट अरेंजमेंट में, ये जो अरेंजमेंट हुआ है, एक अरेंजमेंट साइन हुआ है रिसेंटली ब्रिटेन के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में, इसके बारे में मैंने करंट अफेयर्स में बात की थी, जिसके हिसाब से ब्रिटेन ईयू को छोड़ेगा। 15 सालों में 4% ऑफ द जीडीपी लॉस हो सकता है ब्रिटेन को, अगर वो करंट अरेंजमेंट में छोड़ता है। बिना किसी अरेंजमेंट के छोड़ता तो अगले 15 सालों में 6% ऑफ द जीडीपी के लॉस हो जाता है ब्रिटेन को। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ने अपने लॉस को कम किया है। यूरोपियन यूनियन में रहने से और यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने से ब्रिटेन की जीडीपी को बिना किसी एग्रीमेंट के अगले 15 सालों में 6% का लॉस होता, और अब 4% का लॉस होगा। ओके, कुछ चीजों में यूके को इमीडिएट फायदा है, जैसे कि यूके यूरोपियन यूनियन से आने वाले फूड प्रोडक्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। 75% ऑफ द फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट यूके में यूरोपियन यूनियन से आते हैं, जीरो ड्यूटी ट्रेड पे आते हैं। अगर यहां पे किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो लोग भी यूके में, जो भी रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स यूयू से फूड प्रोडक्ट्स को लगा के यूके के मार्केट्स में बेचते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते, कंज्यूमर्स के लिए प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते, इकोनॉमी इन्फ्लेशन आ जाता। तो इन सब चीजों को अभी अवॉइड किया गया है। जो सबसे बड़ा ब्रेक्जिट का ट्रेड ऑफ है वो है फ्री मूवमेंट ऑफ वर्क प्रोफेशनल्स। ब्रिटेन से लोग जाते हैं काम करने के लिए यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन यूनियन से लोग पकड़ के आते हैं लंदन में काम करने के लिए। तो ये जो फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सनल्स था, ये ब्लॉक हो जाता, तो इसकी ब्लॉकिंग को रोका गया है। अभी के लिए ब्रिटेन के लोग यूरोप में जाके काम कर सकते हैं, यूरोप के लोग ब्रिटेन में आके काम कर सकते हैं। ब्रिटेन ने एक एश्योरेंस दी यूरोपियन यूनियन को कि ठीक है, यूरोपियन यूनियन के कंपटीशन रूल्स को हम लोग मानेंगे, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को हम लोग मानेंगे। और ये जो डर था ना कि ब्रिटेन सिंगापुर ऑन थेम्स मॉडल पे काम करेगा, सिंगापुर ऑन थेम्स मॉडल क्या होता है? देखिए, सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक छोटा सा पोर्ट टाउन आप कह सकते हो, बहुत बड़ी कंट्री सिंगापुर है नहीं, वहां पे कोई बहुत ज्यादा इलाका भी नहीं है। ओके, तो ना सिंगापुर एक बहुत बड़ी कंपनी है और ना ही सिंगापुर के पास बहुत सारी जगह है। तो वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप करी है सिंगापुर ने, अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करने की बात की है सिंगापुर ने। ठीक है भाई, कुछ ऐसा ही ब्रिटेन करने की बात कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन अगर ऐसा करता तो वो यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल अलग हो जाता। समझ गए बात को? तो यहां पे यूरोपियन यूनियन को इस बात का डर था कि भाई अगर इस हिसाब से सिंगापुर डेवलपमेंट मॉडल के हिसाब से अगर काम करता है ब्रिटेन तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि सिंगापुर की जो लोकेशन है ना वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, ब्रिटेन की लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। बट ब्रिटेन अगर सिंगापुर के डेवलपमेंट मॉडल पे काम करने लगेगा तो पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से कट ऑफ हो जाएगा। तो यहां पे ब्रिटेन ने बोला कि ठीक है भाई, आप चिंता मत करिए, हम पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन से कट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं। फिर
ब्रिटेन के वाटर्स में बहुत सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के फिशरमैन आके मछलियां पकड़ते हैं। तो ब्रिटिश सीज में यूरोपियन यूनियन के फिशरमैन आके मछलियां पकड़ सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि भाई जो मछली पकड़ने का क्वांटम है उसको थोड़ा कम किया गया है। ब्रिटेन के मछुआरे ज्यादा मछली पकड़ेंगे, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के मछुआरे कम मछली पकड़ेंगे। फिर भाई देयर इज नाउ 5.5 year ट्रांजिशन पीरियड दैट गारंटीज कंटिन्यूड एक्सेस फॉर द अफेक्टेड यूज स्टेट्स। मतलब यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं वो अगले 5.5 साल तक ब्रिटेन के वाटर्स में जाके फिशिंग कर सकते हैं। बॉर्डर चेक्स को मिनिमम रखा जाएगा, इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब्स ना हो। यूके बिजनेसेस यूरोपियन यूनियन में जिस हिसाब से पहले ट्रेड कर रहे थे वो अभी भी ट्रेड कर सकते हैं। और इस चीज को जो रूलिंग पार्टी है, बोरिस जॉनसन की सरकार है, उसने तो सपोर्ट दिया ही है। उसके बाद जो अपोजिशन की पार्टी, बोरिस जॉनसन है कंजर्वेटिव पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी ने पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी से अप्रूवल दिया है सारी चीजों को। अपोजिशन की लेबर पार्टी क्या बोल रही है कि हाँ भाई हम भी इसको सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ नेशनल सोवरेनिटी की बात की गई है। ब्रिटेन ने भी थोड़ा एडजस्टमेंट किया है, यूरोपियन यूनियन ने भी थोड़ा एडजस्टमेंट किया, और इस एडजस्टमेंट की बेसिस पे पता चल पा रहा है कि आगे क्या होने वाला है इस ब्रेक्जिट की पूरी डील में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यही था आज का एनालिसिस। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।